नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। मुझे जवाब चाहिए में आपका स्वागत है। आज किसान आंदोलन का 31वां दिन है और किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हैं। इस बीच किसानों ने अपने आंदोलन को और तेज कर दिया है। किसानों का दिल्ली कूच का सिलसिला लगातार जारी है और किसान सरकार को घेरने की रणनीति बना रहे हैं। किसानों के धरने की वजह से दिल्ली वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पर लगातार किसान बैठे हुए हैं। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर आज एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली है जिसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली के लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, या ऐसे लोग जो दिल्ली से यूपी और यूपी से दिल्ली जाते हैं उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के आंदोलन की वजह से गाजीपुर बॉर्डर पर एक एम्बुलेंस फंस गई और उसे आगे ले जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। काफी देर तक जाम में फंसे रहने के बाद इस एम्बुलेंस ने यू टर्न लिया और फिर इसके ड्राइवर इसे दूसरे रास्ते की तरफ ले गया। हम आपको बता दें कि इसमें मरीज मौजूद था और काफी मशक्कत के बाद जब लगा कि यह एम्बुलेंस नहीं निकल सकती है तो वापस ड्राइवर उस एम्बुलेंस को ले गया। आंदोलन की वजह से दिल्ली के बॉर्डर पर गाड़ियों की भी लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। दिल्ली से गाजियाबाद, नोएडा आने जाने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे हालत चाहे वो पलवल बॉर्डर हो, गाजियाबाद बॉर्डर हो, नोएडा बॉर्डर हो, हर बॉर्डर पर करीब करीब यही स्थिति देखी जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि सिंधु बॉर्डर पर किसानों की बैठक जारी है। सरकार की चिट्ठी को लेकर चर्चा चल रही है। सरकार ने किसानों को जो प्रस्ताव भेजा है उस प्रस्ताव पर किसान मंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं और किसानों से बैठक को लेकर जो प्रस्ताव भेजा गया है उसी पर बातचीत चल रही है कि आखिर क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। सरकार ने किसानों को जो प्रस्ताव भेजा था, कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल द्वारा ये प्रस्ताव भेजा गया था, चिट्ठी भेजी गई थी और ये कहा था कि वो खुले मन से बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी की बात है कि किसानों की जो मांग है, किसानों की मांग है कि तीनों कानून वापस हो और उसके बाद एमएसपी पर गारंटी दी जाए। और इसी पत्र में जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं सरकार के प्रस्ताव का, उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा था कि इस तीनों कानून में एमएसपी का कोई जिक्र नहीं है और एमएसपी की जो व्यवस्था पहले थी वो चलती रहेगी। इसके अलावा अगर एमएसपी पर कोई बात होती है तो वो तर्क संगत नहीं है, यानी कि बातचीत होने लायक नहीं है। अब क्या करेंगे किसान, क्या करेंगे? इस बीच किसान आंदोलन को लेकर कई तरह के तस्वीरें, कई तरह के बयान भी नजर आ रहे हैं। आपको एक ऐसा भड़काऊ बयान में दिखाना चाहता हूं। कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने किसान आंदोलन को लेकर विवादित बयान दिया है। बिट्टू ने कहा है कि 1 जनवरी 2021 के बाद वो लाशों के ढेर लगा देंगे, वो अपना खून भी देंगे और इसके लिए कहीं भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। 1 तारीख के बाद हम नई प्लानिंग के साथ आएंगे। प्लानिंग के साथ कौन आएगा? क्या किसान आएंगे या कांग्रेस आएगी? ये स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन एक कांग्रेस सांसद ने अगर ये कहा है हम लाशों के ढेर लगा देंगे तो फिर आखिर इसे किस रूप में दिया जाए, किस रूप में समझा जाए, ये बड़ा सवाल है। एक विवादित बयान, कांग्रेस की प्रतिक्रिया अब तक इस पर नहीं आई है। मैं चर्चा करूंगा, तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मैं जवाब लेने की कोशिश करूंगा क्योंकि इस पर तो जवाब बनता है और मुझे तो जवाब चाहिए। मैं आपको एक बार परिचय कराना चाहता हूं कि कौन कौन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है इकबाल सिंह लालपुरा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं। हमारे साथ हैं नावेद सिद्दीकी, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं। प्रेम कुमार, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और उनकी विचारधारा कांग्रेस से मिलती जुलती है। इसके साथ साथ योगेश तालान, जो कि किसान नेता, मेरे साथ मौजूद होंगे। निरंजन पोद्दार, जो कि कृषि विशेषज्ञ हैं। आखिर हम भी तो समझें, देश भी तो जाने कि कृषि विशेषज्ञ क्या जानना चाहते हैं। और ब्रजेश भाटी भी मेरे साथ होंगे, वो भी किसान नेता है। सबसे पहले चलेंगे हम नावेद सिद्दीकी के पास, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं। नावेद साहब, किसान आंदोलन को कैसे देखते हैं? क्योंकि सरकार तो कहती है एमएसपी की गारंटी नहीं और जितना भी आंदोलन चल रहा है वो इवेंट है और तमाम राजनीतिक पार्टियां इस पर रोटियां सेक रहे हैं। देखिए, जो पार्टी जो है वो इवेंट मैनेजमेंट करती है, वो बहुत अच्छा शुरू से ही इवेंट मैनेजमेंट करता आई है जी। तो वो उस दल को हमेशा वही दिखता है। हर दूसरा अगर कोई अपनी आवाज उठाता है, अगर भी कोई देश का किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे छात्र हो, छात्रों ने आवाज उठाई, बीएचयू में क्या हुआ आपने देखा, सारी चीजें। तो ये जो भी आवाज उठाएगा उसको इवेंट बता देते हैं और खुद इवेंट करते चले आ रहे हैं पूरे देश में।
अब बड़े अफसोस की बात है कि किसान जो है वो देश का अन्नदाता है, और अन्नदाता को ये बताइए आतंकवादी कह देना कितनी बुरी बात है, कितनी गलत बात है कि अन्नदाता हमारे देश का दो ही लोग हैं जो देश जिनसे देश खुशहाल रह सकता है। एक है जवान और दूसरे हैं किसान। जवान हमारा जो है वो बॉर्डर पे शहीद हो रहा है, जब देखिए बॉर्डर पे शहीद होता है, और किसान हमारा आत्महत्या करके, अक्सर ये देखा होगा आपने कि किसान की हम लोग को खबरें आपके जरिए मिलती हैं कि किसानों ने आत्महत्या कर ली, अपना परिवार छोड़ के वो चले गए, क्योंकि जिंदगी जीने का जो है, जिंदगी बसर करने के लिए उनके पास कुछ बचा नहीं था। अब ये कॉरपोरेट फार्मिंग जो है, क्योंकि अपने कुछ बड़े घराने जो हैं, आप ये कह लीजिए कि अपने मित्रों के वजह से ये देश का जो किसान है, देश की जमीनें हैं, ये उनको दे देना चाहते हैं, बड़े उद्योगपतियों को दे देना चाहते हैं, और यही आवाज उठा रहे हैं किसान। और किसान की आवाज में हम अपनी विपक्ष जो है वो अपनी आवाज मिला रहा, क्योंकि हम किसान के भाइयों के साथ खड़े हैं, लगातार कंधे से कंधा मिलाकर विपक्ष आवाज मिला रहा है, लेकिन सरकार इसे किस तौर पर देखती है, किस रूप में देखती है, ये समझने की जरूरत है। प्रेम कुमार हमारे साथ मौजूद है। प्रेम कुमार, आपने आंदोलन देखा, 31वां दिन है, सरकार ने फिर एक चिट्ठी भेजी है। सरकार कहती है कि बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन बातचीत खुले मन से होनी चाहिए। उस चिट्ठी में एक लाइन भी लिखी हुई है, उस लाइन के मायने को समझना होगा इस देश को, उस लाइन के मायने को समझना होगा किसान नेता को। और उसमें जो संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल की चिट्ठी है, उसमें लिखा है कि कृषि कानून में कहीं भी एमएसपी का जिक्र नहीं है, और एमएसपी जैसी थी वैसी रहेगी, लेकिन इसके अलावा अगर एमएसपी पर कोई बात होती है तो वो तर्क संगत नहीं है। क्या समझे प्रेम कुमार? देखिए मनु जी, चिट्ठी लिखी जा रही है, ये बहुत अच्छी बात है। आंदोलन 31वां दिन है, ये उतना ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसमें अगर ये बात कही जा रही है कि एमएसपी का जिक्र नहीं है, तो यही तो सबसे बड़ी चिंता की बात है। एमएसपी की गारंटी का जिक्र होना चाहिए। ये खुद नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे, तब कहा करते थे कि एमएसपी को कानूनी अधिकार बनाया जाएगा। तो ये कानूनी अधिकार बनाइए, जिक्र नहीं है तो ये चिंता की बात है, इसीलिए किसान सड़क पर हैं। जिक्र कीजिए कि एमएसपी से नीचे कोई भी अनाज नहीं खरीद सकेगा इस देश में, एमएसपी की गारंटी कानूनी होगी, ये जिक्र नहीं हो रहा है, इसीलिए विरोध है। ये सरकार के खुद इस चिट्ठी जो आपने जिक्र किया, उस चिट्ठी की जो पंक्ति आपने जिक्र की, उससे ही साबित हो रहा है कि जिद पर कौन खड़ा है, कौन अड़ा है और कौन संघर्ष के लिए खड़ा है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। आप थोड़ी देर पहले एक चर्चा कर रहे थे कांग्रेस के सांसद के बयान की, मैंने भी सुना है, मुझे भी हिंदी समझ में आती है। अरे किसान लगातार अपनी लाशें बिछा रहे हैं आंदोलन में, और हम आगे भी बिछाएंगे, यही तो कांग्रेस के नेता ने कहा है। तो कांग्रेस के नेता ने अगर कहा है कि 32 किसान की मौत हो गई, इस देश के प्रधानमंत्री को नवाज शरीफ की मम्मी मर जाती है तो संवेदना देने के लिए उनके पास शब्द होते हैं, लेकिन किसान 32 मर गए हैं, इस देश का प्रधानमंत्री एक शब्द बोलने को तैयार नहीं। ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है कि आखिर बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, चंद किलोमीटर है प्रधानमंत्री कार्यालय से, प्रधानमंत्री कार्यालय से वहां तक कोई संकेत नहीं जाता है, या किसानों को अगर बुलाकर पीएम संबोधित कर दें, उन किसान नेताओं को, उन किसानों को जो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो शायद बात बन जाए। लेकिन बात आखिर उलझी कहां है? निरंजन पोद्दार हैं जो कि कृषि विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। निरंजन साहब, ये बहुत बातें की गई हैं कि कृषि सुधार जरूरी है, किसानों की आय दुगनी करनी है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लिया गया है जो पिछली सरकारें 8 साल तक दबा कर बैठी थी। मैं आपसे जानना चाहता था, अगर सब कुछ बेहतर है तो ये प्रदर्शन क्यों है, ये विरोध क्यों है? देखिए, वास्तविकता अगर पूछेंगे तो सरकार भी पिछले 31 दिन से यही बात पूछ रही है कि ये प्रदर्शन क्यों है, क्यों आप सड़कों पे बैठे हैं, क्या कारण है, आपको ऐसी कौन सी चीज है कि इन 3 कानूनों के अंदर हमने ऐसा क्या प्रावधान किया है, आप हमें वो चीज समझाइए कि जिससे किसान और दरिद्र हो जाएगा। सरकार भी तो यही पूछ रही है कि आप क्यों बैठे हुए हैं सड़कों के ऊपर, आप क्यों इस ठंड के अंदर दुखी हो रहे हैं, इस देश का अन्नदाता इतना परेशान क्यों है। सरकार भी इसी चीज से दुखी हो रही है। सरकार भी ये जानना चाहती है कि हमने 3 कानूनों के अंदर, जो पहला कृषि संवर्धन कानून, दूसरा जो कृषि सशक्तिकरण कानून, और तीसरा जो भंडारण अधिनियम, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, इनमें हमने ऐसा क्या नया प्रावधान किया है कि जिससे इस देश का किसान और दरिद्र हो जाएगा, उसकी जमीन
अडानी अंबानी अपनी अटैची में डाल करके ले जाएंगे। हमें वो प्रावधान तो समझाइए। अगर वो नहीं है तो क्यों सड़कों पे बैठे हुए हैं? और फिर भी अगर आपके मन में और आपके अंदर कोई भ्रम या कोई आपके मन में कोई ऐसा कोई मन में डर है तो आप आइए और बैठिए, हमारे साथ बात कीजिए। तीसरी मीटिंग के अंदर मन्नू जी 12 इनके संदेह थे, किसान नेताओं के 12 संदेह थे। 10 संदेह पे सरकार ने इनका 10 संदेह का निराकरण कर दिया, वो इनको लिखित में देने के लिए तैयार हो गए। चौथी मीटिंग में लग रहा था कि निश्चित रूप से चौथी मीटिंग सकारात्मक होगी और फैसला हो जाएगा। मुझे एक बात बताइए, 2 दिन के अंदर ऐसी क्या घटना घटी कि चौथी मीटिंग के अंदर ये जो जितने किसान नेता हैं वहां पे मूक बन करके बैठ गए और यस और नो की तख्ती लेकर के बैठ गए कि हम खाली यस और नो में बात करेंगे। तो ऐसा ये बड़ा सवाल है कि आखिर ये जिद क्यों है कि यस और नो में बात करेंगे। ब्रजेश भाटी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इतनी जिद क्या है, ऐसा कौन सा नुकसान होने वाला है जिसका जिक्र निरंजन साहब कर रहे हैं? करना चाहता हूं इंडिया न्यूज चैनल का मन्नू जी आपका जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो आप जिद की बात कर रहे हैं, किसान की कोई जिद नहीं है। किसान कोई इतना खाली नहीं है कि जो अपने सब काम को छोड़ के रोड पे आके बैठेगा। ये है कि जो 3 काले कानून सरकार लाई है, अब आप इसलिए लीजिए क्योंकि ये तरह का काम करेंगे और इनको लागू होने के बाद किसान बर्बाद हो जाएगा, पूरी तरह से तहस-नहस हो जाएगा। और जो हम एमएसपी की मांग कर रहे हैं, सरकार इसको कानून बनाने के पारित क्यों नहीं करती है? किस बात पर मीटिंग करें सरकार के साथ हम? नहीं, आप बताइए ब्रजेश भाई, कौन सी मीटिंग? सरकार ये कहती है कि जो एमएसपी अब तक चल रही थी, वो एमएसपी जो किसान ले रहे थे, वो एमएसपी किसान आगे भी लेते रहेंगे, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं। तो जैसा चल रहा था वैसा मिलता रहेगा। परेशानी क्या है, दिक्कत क्या है? सरकार लिखित में देने को तैयार है। लिखित में सरकार इसको कानून बना दे। जो सरकार के मन में पाप नहीं है इस चीज का, सरकार इसको कानून क्यों नहीं बना देती है? इसको कानून बना के पास कर दे, किसान का भ्रम दूर हो जाएगा, किसान अपने घर जाके अपने काम करेगा, खेती करेगा। मन्नू जी मैं कुछ आना चाहता हूं, इस बात पे कुछ कहना चाहता हूं। जी कहिए। मन्नू जी, इनको ये बताइए कि कृषि कानून सन 1996 जो था, जिसके अंदर एमएसपी का प्रावधान है, उसके अंदर सरकार ने कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं करी है। और इनको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि जब तक कानून के अंदर कोई चीज हटाई नहीं जाती है, वो चीज तब तक चालू रहती है जब तक उसको वहां से रिमूव नहीं किया जाता है। और सरकार ने नए कृषि कानून के अंदर सन 1996 की जो एमएसपी का जो प्रावधान है, उसको कहीं रिमूव करने के लिए नहीं लिखा हुआ है। निरंजन जी जब तक वो लिखा रहेगा, निरंजन जी, भाटी साहब का जवाब दे लीजिए, उत्सुक हैं जवाब देने के लिए, बताइए। निरंजन जी, किसान इतना भोला नहीं है जितना आप समझ रहे हो, जिसको भ्रमित कर लोगे आप। ये 3 जो कानून आप लाए हो ना, इनको सब समझ रहे हैं इनके परिणाम क्या होंगे। 1996 की 2020 की बात मत करो आप। किसान अगर भोला नहीं होता ना, किसान अगर भोला नहीं होता ना, तो 70 साल के अंदर आज सबसे बड़ा वर्ग जो दरिद्र रहा है वो किसान रहा है। नहीं, आप किसान का गला घोटकर किसान का गला घोटकर आप अडानी अंबानी के जो बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो। ठीक है। इकबाल सिंह लालपुर भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर सरकार की इतनी जिद क्यों है। इकबाल सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सरकार इतनी जिद पर क्यों अड़ी है? क्योंकि किसान भी कहते हैं कि जनाब एमएसपी अगर दे रहे हो, आप एमएसपी की लिखित में गारंटी दे रहे हो, आप लिखित में गारंटी नहीं दे रहे हो, लेकिन ये दे रहे हो कि एमएसपी जैसी थी वैसी है वैसी रहेगी और हम लिख कर देने को तैयार हैं, तो आप गारंटी दे दो ना, तकलीफ क्या है? इकबाल जी। मनु जी, बेनती ये है, हमने जो आप बोल रहे थे जी, हर बार एक नई मांग आ जाती है, एक बात, और दूसरा आता है आंदोलन की धमकी। अब आई है बात, हम तो भेजा है कि आप तर्क संगत बात कीजिए, जहां भी आपकी तर्क के मुताबिक कुछ उसमें बदलाव आ सकता है, हम बदलाव करने के लिए तैयार हैं। पहली बात यहां से शुरू हुई थी कि एमएसपी नहीं। इकबाल जी, आप पिछले 31 दिन से कह रहे हैं कि हम बदलाव करने को तैयार हैं। 31 दिन से आप कह रहे हैं।
बदलाव करने को तैयार हो। 31 दिन से किसान धरने पर बैठे हैं, ना वो धरने से उठ रहे हैं और ना आप लिख कर देने को तैयार हैं। बात ये है, हमने लिख के तो भेजा है। नहीं तो हमने लिख के भेजा, आप बदलाव हमने करने को लिख के तैयार हैं, भेजा। आप उनमें लिख कर भेज दीजिए ना। आप हमने लिख एक के भेज सरकारी दिया। चिट्ठी दे दीजिए ना। आप चिट्ठी में क्या सरकारी- लिखा है? चिट्ठी में लिखा है हम इस पर चर्चा करने को तैयार हैं, हम इस पर आप- चर्चा कर सकते आप हैं, इस पर विवेक, विचार किया जा सकता है। पिछले 31 दिन से विवेक- विचार चल रहा है। तो आपने मनु जी विवेक अग्रवाल जी की चिट्ठी पे आप बोल रहे हो, जी। वो 2 पेज का लेटर जी। है। उस पे उसने कहा कि हम तर्क संगत बात, उसमें सारी चीज की डिटेल नहीं है। लेकिन इससे पहले जो 8 पेज का लेटर या 20 पेज का लेटर अपना अमित शाह जी की बातचीत के बाद भेजा गया था, जी। उसको आप पढ़िए। उसमें कहा कि हम एमएसपी के बारे में गारंटी दे रहे हैं आपको। नहीं, गारंटी का और शब्द, आप- गारंटी का जिक्र नहीं है इकबाल जी, गारंटी का शब्द जिक्र नहीं है। उसमें यह है जैसी एमएसपी मिलती थी जैसी मिलती रहेगी, लेकिन उसमें ये एमएसपी क्या की हो गया? गारंटी नहीं है कि अगर आपने अगर- फसल की ले, है अगर हम और कहते सरकार ने हैं- अगर 23 फसल एमएसपी के लिए रखी है तो वो 23 फसल के हर किसान की जिसने पैदा की है फसल, उसकी गारंटी दी जाएगी। ये कहीं नहीं है। बात ये है, ये हम इसको लीगली तो नहीं कर रहे, बहस कर रहे, आर्गू नहीं कर जी। रहे। हम ओवरऑल इसकी बहस कर रहे हैं। हाँ। इसमें चर्चा कर रहे हैं, बहस नहीं कर रहे, चर्चा कर रहे हैं। जी। चर्चा में हमने कहा कि हम इसकी गारंटी देने को तैयार हैं। अब बात ये है कि आप कहते हो कानून बंद खत्म कर दो। हमने कहा कानून में आप कमजोरी बताओ, हम उसको ठीक करते हैं। और अभी मैं एक लैंड पढ़ रहा था, बहुत विद्वान है रंजीत सिंह घुम्मन जी, उसने 10 साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के साथ मिलकर एक चिट्ठी लिखी, तो वो बीबीसी पे आर्गू कर रहे थे। जी। तो मैं उनको बड़े सुन रहा था कि शायद ये मुझे कुछ ज्ञान दे जिससे हम भी कई बात को कर सके। तो वो कहते हैं हमें डर है, हमें डर है, हमें डर है। डर है 5 साल बाद ये हो जाएगा, 10 साल बाद वो हो जाएगा। अरे भाई, आप सरकार जिस बात की गारंटी ले रही है, आप तो विद्वान आदमी हो, आज की बात करो, कल किसने देखा है? नावेद भाई, हम उसको- डर का तो कोई इलाज नहीं है। अगर किसान कह रहे कि हमें डर है और सरकार से डर है तो इसका तो कोई इलाज नहीं है, इसका तो मतलब समाधान नहीं निकलेगा। हम हर बात का समाधान करने के लिए तैयार हैं। जी। और ये जो नहीं हारेगा। धमकी, देखिए, अब हम आपको बता दें, जी। देखिए 1 मिनट इनको खामोश कराइए तो मैं अपनी बात पूरी कर भाई दूं। खामोश है। नावेद भाई से जवाब है। हाँ नावेद भाई। जी, देखिए ऐसा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो बात, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहा जा रहा है कि जैसा मिलता था वैसा ही मिलता रहेगा। लेकिन इसके बाद ये किसान भाइयों से बात कह दी गई है, लेकिन उसके बाद एक टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, ये जो उद्योगपति घरानों ने चीज निकाली है, आप देखते होंगे कि ये एक चीज लाइन लगा दी है भारतीय जनता पार्टी वालों ने या सरकार ने, कह लीजिए। तो अब ये उस पे क्या अमल करेंगे आगे चल के, ये किसान अभी समझ नहीं रहा। इसीलिए किसान भाई जो हैं वो ये जानते हैं, वो इनकी हर चाल से वाकिफ हैं। और ये भी हम आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता दें कि अगर देश में किसान इस तरह अड़ा रहा अपनी बात पे और नहीं हटा, तो आपने देखा होगा कि कोरोना का एक अपग्रेडेड वर्जन आ गया आजकल, जो यूके से आ गया है और जांच हो रही है कि अब कोरोना आ रहा है। तो 4-5 दिन का एक समझ लीजिए पूरे देश में लॉकडाउन लगेगा 4-5 दिन का। और उससे ये होगा कि भाई सबको हटना पड़ेगा, और 5-6 दिन के लिए हटा करके उसके बाद ये होगा कि जैसे एनआरसी में हुआ था कि हटा करके सबको सब, उसके बाद मामला एकदम ठंडा। ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है। किसान भाई तैयार रहें। और प्रेम कुमार जी, वाकई ऐसा होगा क्या जिसका जिक्र नावेद भाई कर रहे हैं कि लॉकडाउन लगेगा, सबको हटा दिया जाएगा, जैसे एनआरसी सीए में हुआ था, ठीक वैसे ही होगा और उसके बाद सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाएगा? वापसी नहीं, आदरणीय बंधु, मैं आपको बता दूं, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, किसान नहीं हटेगा। नहीं, आप बैठे रहो, ब्रजेश भाई आप बैठे रहो, आपके बैठने पर कोई शंका ही नहीं है। हम बात कर रहे थे प्रेम कुमार जी पर। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। प्रेम कुमार जी, सरकार किसी तिकड़म में लगी हुई है क्या? मैं आपका प्रश्न सुन नहीं पाया, मनोज जी दोहराएंगे क्या? नावेद साहब ने कहा कि बड़ी एक प्लानिंग होगी और नया स्ट्रेन आया है और वायरस को लेकर खतरा होगा, 4-5 दिन के लिए लॉकडाउन लगा दिया जाएगा, सबको अपने अपने घर भेज दिया जाएगा।
देखिए, ये तो पिछले आंदोलन से किसान सीख चुके हैं। सरकार अगर ऐसी मंशा भी रखती है तो वो पूरा होने वाला नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये है कि देखिए, ये हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, बीजेपी के भी प्रवक्ता बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि जो डर है उसका क्या इलाज हो। अरे ये डर अनायास नहीं है, आप कुछ दे नहीं रहे हैं, आप खत्म करने की बात कर रहे हैं। एमएसपी जारी रहेगा, ये कोई आपका गिफ्ट नहीं है। और अभी पोद्दार साहब कह रहे थे कि एमएसपी 1996 में लागू हुई, तो आप सुधार लीजिए, 1966 में लागू हुई थी और बहुत साल पहले लागू 96 में संशोधन हुआ है प्रेम जी, उसका 96 में इसमें अमेंडमेंट हुआ है। सही करेक्शन है, तो ये ले लिया जाए दर्शकों के लिए, चूंकि आपकी बात से यही लग रहा था कि 1996 में लागू हुई, 1966 में लागू हुई। सही बात है। तो 1966 से एमएसपी आज तक लागू है और उस एमएसपी में जो खामी है उसको दूर करने के बजाय एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई है कि एमएसपी उसकी वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। उसके पैरेलल में उद्योगपति आएंगे और खरीद कर ले जाएंगे। लोग कहते हैं कि किसानों के लिए खुला बाजार है पूरा देश। अरे किसानों के लिए खुला बाजार है, किसान के घर से खरीद हो, इसकी व्यवस्था हो, उसको एमएसपी से ज्यादा कीमत मिले, इसकी व्यवस्था हो, इसकी गारंटी मानना चाहूंगा प्रेम जी की बात को। इसकी सरकार को गारंटी। मैं जरा योगेश तालन जी से बात कर लूं, क्योंकि काफी देर से बैठे हैं। यो एमएसपी में क्या खामी है और उसकी खूबी क्या है, जरा तालन साहब जरा समझा दीजिए। देखिए, एमएसपी से पहले मैं आपको दो बातें और कहना चाहूंगा। जी जी। जिस प्रकार सरकार के मंत्री एक भद्दा और क्रूर और गंदा मजाक किसानों के साथ कर रहे हैं, ये अशोभनीय कार्य है। एक दिन में जाके एक किसान की आप चंद गोभी खरीद लेते हैं, उसके बाद में उसको पूरा टीवी पे और पूरे देश में प्रचारित करते हैं कि आपने देश के किसान की गोभी खरीद ली। वही किसान अगले 2 दिन तक इंतजार करता है और 2 दिन के बाद में अपनी फसल को खेत में ही जोत देता है। ये हो रहा है देश में, तो ये परोस रहे हैं। हुआ है। अब जहां तक बात आती है एमएसपी की, तो देखिए सरकार बखूबी समझती है इस चीज को, किसान को कैसे बचाया जा सकता है। जब पिछली बार किसान की फसल एमएसपी पर नहीं बिकी पूरे देश में, चाहे वो धान की फसल हो, चाहे वो मक्के की फसल हो, चाहे वो बाजरे की फसल हो, तो किसान को अगर रिफॉर्म करना है किसानों का, तो रिफॉर्म करे ना, सच्चाई से करे, ईमानदारी से करे। तो एमएसपी पर क्यों बच रही है सरकार? सरकार को ये चाहिए कि, मैं तो कहूंगा एमएसपी तो ठीक है, वो तो सपोर्ट, मिनिमम सपोर्ट हो गया, एक मिनिमम रिजर्व प्राइस भी होना चाहिए, जिसमें किसान की लागत, उसकी आमदनी का सोर्स क्या है, उसके सारे आंकड़े उसके अंदर निहित हों। के बाद में उसको रिजर्व कर दिया जाए कि इससे कम में उसकी फसल नहीं बिकेगी। किसी बात का हकदार भी है किसान, सरकार का अधिकार भी है। निरंजन साहब, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकार अभी समर्थन मूल्य देती है। 23 ऐसी फसल हैं जिन पर समर्थन मूल्य दिया जाता है, लेकिन आप भी जानते हैं कि कुछ राज्य तो समर्थन मूल्य पर फसल खरीद लेते हैं, चाहे वो गेहूं हो, धान हो, बाजरा हो, मक्का हो, तमाम सारी चीजें। लेकिन बहुत से राज्य हैं जहां पर 5%, 6%, 10% भी मुश्किल से फसल समर्थन मूल्य पर खरीदी जाती है, और वहां का किसान अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। खेत में वो पैदा तो कर लेता है, लेकिन उसको ना कीमत मिल पाती है, ना समर्थन मूल्य मिल पाती है, और सरकार कहती है कि इससे ज्यादा हम नहीं खरीदेंगे। क्या करें? इसलिए किसान कहते हैं गारंटी दो। ऐसा है मनु जी, इसमें 3 बिंदुओं पे आप बात कीजिएगा, और 3 बिंदु में से सबसे पहला बिंदु क्या है? अभी जो विद्वान जो बैठे हुए हैं प्रेम कुमार जी, वो बता रहे थे कि एमएसपी ऐसे हो जाएगी और ये पूंजीपति जो है ना, इस किसानों को लूट के ले जाएंगे। मैं इसके अंदर थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि देश के अंदर 200 से ज्यादा प्रकार की फसलें होती है, लेकिन ये जो एमएसपी है या ये जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है, ये केवल 23 या 24 चीजों के ऊपर लागू होता है। मेरी बात समझिए। तो अब मुझे एक बताइए, लगभग 250 प्रकार की जो और फसल है, क्या वो पूंजीपतियों ने उन लोगों को ठग लिया है? उन लोगों को उनकी जमीनें वो जेब में डाल करके ले गए हैं? तो यही जो भ्रम है ना, यही भ्रम इन किसानों को मुगालते में रखा हुआ है। दूसरी बात मनु जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके साथ यहाँ भाटी जी जो है किसान नेता जुड़े हुए हैं, हम बताते हैं आपको। एक मिनट मैं कंप्लीट कर दूं, मैं बीच में नहीं बोलता किसी के, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, मैं आपके बारे में भी बताऊंगा, तब आप मेरे को बताना। ये भाटी जी बैठे, देखिए सबसे बड़े जो किसान चिंतक थे, सबसे बड़े किसान नेता थे सर छोटू राम जी। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, किसानों अगर तुम्हें अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचा के रखना है तो तुम्हें 2 काम करने होंगे। एक तो तुम्हें बोलना सीखना होगा, और दूसरा सबसे बड़ी बात, तुम्हें अपने दुश्मन को पहचानना होगा।
तो आज मैं भाटी जी आपको बताना चाहता हूं कि आपको अपने दुश्मन को पहचानना होगा। दुश्मन कौन है? निरंजन जी दुश्मन कौन है? निरंजन पोद्दार जी दुश्मन कौन है, जरा ये तो बता दो। इतना कमजोर है जो किसी के बहकावे में आएगा। अरे पोद्दार जी दुश्मन कौन है ये तो बता दो। सुनो, ये दुश्मन कौन है? दुश्मन नावे सिद्दीकी बैठे हुए हैं, क्या वो दुश्मन है? प्रेम कुमार बैठे हैं, क्या वो दुश्मन है? दुश्मन कौन है बता तो दो। निरंजन जी हम देश को उगा के खिलाते हैं, हमें कौन बहका देगा? भाटी जी मेरी बात कौन बहका देगा किसान उसको? हम आपके अनुग्रहित, आप हमारे को उगा के खिलाते हैं, आप हमारे। किसान इतना भोला नहीं है। किसान ने जब पूरा देश लॉकडाउन में घर में बंद हो गया था, उस समय किसान ने पूरे देश का पेट भरने का काम किया था। जी बिल्कुल। आप कहनी भाटी जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आप किसी के बहकावे में ये कर रहे हैं? क्या किसी के प्रायोजित होकर ये कर रहे हैं? और क्या ऐसे दुश्मन जो सरकार के हैं, देश के हैं, उनके कहने पर चल रहे हैं? आपको बता दूं, किसान इतना किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। ये दूसरी पार्टी का प्रोपगंडा है जो इसके हमारे आंदोलन को दूसरी दिशा में ले जाने का कार्य कर रहे हैं। कभी एक इनको हम लोग कभी ये खालिस्तानी बताते हैं, कभी देशद्रोही बताते हैं, कभी कहते हैं फंडिंग पाकिस्तान से आ रही है। क्या किसान इतना कमजोर है जो एक अपने आंदोलन के लिए वो गेहूं इकट्ठा करके नहीं बेच सकता? क्या ऐसा लगता है कि आपको? जो इकबाल सिंह जी, आप भी किसान हैं और आप भी उसी सरजमी से आते हैं। किसानों के बारे में इस तरह की बातें करना कि किसान आंदोलन भटक गया है, खालिस्तान जैसी चीजें, तमाम लोगों के पोस्टर वहां पर देखे जा रहे हैं, इनको किसानों की मांगों से, किसानों की बातों से कोई मतलब नहीं है, ये अपना एजेंडा बनाकर चल रहे हैं, ये आंदोलन नहीं, ये विरोध प्रदर्शन नहीं, ये एक इवेंट है। मनु जी आप ठीक कह रहे हैं। मैं एक किसान हूं और दूसरी बात, मैं घाटे की खेती करता हूं। लोग कहते हैं ना हम कमाई करते हैं, पैसा कमाते हैं, मैं घाटे की खेती करता हूं। और मुझे पता है प्रोड्यूसर में और कंज्यूमर में जो पैसे का जो खर्चा होता है वो कम से कम 4 गुना ज्यादा होता है। हमसे कोई नींबू 40 रुपए किलो मांगता है मेरे बाग से, तो 160 रुपए किलो बेचता है। अभी थोड़े दिनों की बात है। ब्रोकली है, वो हमारे पास एजेंट 25 रुपए से ज्यादा किलो नहीं देता और वही ब्रोकली 300 रुपए किलो बेचता है। ये बातें जो किसान, जो लोग यहाँ, मैं समझ रहा था कि सभी किसान भाई बैठे हैं, अच्छे हैं, हम वो बात करें जिसका किसान को फायदा हो। किसान, और बाकी बात है कि ये क्या हो रहा है, क्या ऐसे इस ढंग से कोई एजिटेशन की जाती है जिसको हम फुल एजिटेशन कहे कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर तोड़ दिए, हमने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चोटें मारी, हमने भारतीय जनता पार्टी के लोगों के घर घेर लिए। क्या ये पीसफुल एजिटेशन है? क्या ये किसान को हम कहते हैं? नहीं, लेकिन इकबाल सिंह जी ये तो आप भी मानते हैं ना कि आजादी के बाद से किसानों का इतना शांतिपूर्ण आंदोलन पहली बार देखने को मिला है। बहुत संयमित तरीके से वो अपनी मांगों को लेकर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। ये बात अलग है कि तमाम लोग उनको उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आंदोलन नहीं, ये इवेंट है, ये आंदोलन नहीं आतंकवादियों का अड्डा है। आप मानते हैं ना कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों के लिए ठंड में बैठे हुए हैं? आतंकवादी बोलते हैं ना हम माओइस्ट बोलते हैं। बठिंडो बेकल जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पीटा, मुकेरिया में घेरा, दूसरे घर घेरे, क्या वो लोग जो इनकी तरफ से ऐसी मान्यता प्राप्त है? आपने कोई ऐसा फैसला किया है जम्मू बॉर्डर पे, यहाँ जिससे सिंगू बॉर्डर पे, कि इनको बीजेपी वालों को मारो, बीजेपी वालों की प्रॉपर्टी का नुकसान करो? क्या ऐसा फैसला हुआ है कोई किसानों की तरफ से? अगर नहीं हुआ तो आप पहचानिए कौन लोग हैं वो और क्यों कर रहे हैं? जी कुछ लोग तो हैं जो माहौल खराब कर रहे हैं। अब बोलिए आपने। नावेद जी कुछ लोग तो हैं जो माहौल खराब कर रहे हैं, कुछ लोग तो हैं जो इसको दूसरी दिशा में ले जाना चाह रहे हैं। किसान का कोई बच्चा इस बात को नहीं मानेगा आदरणीय मन्नू जी। हवा कोई है नहीं किसी प्रकार से कोई किसी माहौल खराब करने के। अरे अब सुनिए आप मेरी बात देखिए, खालिस्तान बता दिया, खालिस्तान बता दिया इनके किसान भाइयों के आंदोलन को, कि बताइए कितने अफसोस की बात है। दूसरी चीज आप देखिए, इमोशनली ब्लैकमेल रिलीजन को लेके या देश को लेके अब यहां पे नहीं हो पा रही है बात। यहां हिंदू मुसलमान तो अब आ नहीं रहा है किसान में,
क्योंकि ये देश के किसान की बात है, अन्नदाता की बात है। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर अब कोई एंगल जब नहीं मिला तो ये हुआ कि भाई खालिस्तान डालो। अब सुनने में आया कि कोई आदमी अपना भेज करके वहां बैठा दिया, इंस्टॉल करा दिया कि खालिस्तान तुम कहो। तो उसने जब खालिस्तान कहा तो सारी मीडिया, जो गोदी मीडिया है, आप तो खैर अच्छे चैनल में से आते हैं, गोदी मीडिया जो है वो दिखाने लगी कि खालिस्तान खालिस्तान करने लगी। तो अब डाइवर्ट करने के लिए कि देखिए भाई देश पे बात आ रही है, अब देश के ऊपर बात आ रही है, देश के टुकड़े चाह रहे हैं ये लोग, इनको फौरन यहां से हटाओ। तो अब ये हिंदू मुस्लिम तो कर नहीं पाए, तो ये खालिस्तान लाए, वहां भी फेल हो गए, फ्लॉप हो गए। किसान भाइयों की एकता ने और उन्हें ये दिखा दिया कि हम सब एक हैं, ये आदमी आपका भेजा हुआ। ये बड़ा संकेत है, ये बड़ा संकेत है। जब भी इस तरह से सरकार के खिलाफ चीजें होती हैं तो कुछ लाइन निकल कर आती है जिसमें राष्ट्रवाद की बात आ जाती है, आतंकवाद की बात आ जाती है, पाकिस्तान की बात आ जाती है, चाइना की बात आ जाती है। ये बड़ा सवाल है। असल उधर से भी रुकी हुई है बात, इधर से भी रुकी हुई है बात, बढ़ नहीं रही। चर्चा वो भी करना चाहते हैं, चर्चा ये भी करना चाहते हैं, हल वो भी निकालना चाहते हैं, हल ये भी निकालना चाहते हैं। लेकिन हल लेकर खड़ा हुआ किसान खेतों में नहीं बल्कि वो दिल्ली की सीमाओं पर डटा हुआ है और इंतजार कर रहा है कि कब ये सुलह हो, कब ये बात खत्म हो और वो हल उनके खेतों में चले। अब ये संकेत इस तरह से, प्रेम कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको क्या लगता है, आपका अनुभव क्या है? क्योंकि आप तो पत्रकार भी रहे हैं। सरकार ने अब तक जो किया, सरकार की बातचीत, सरकार का पत्र, सरकार के संकेत, सरकार का बयान, क्या लगता है बात बनेगी? देखिए मनोज जी, मुझे साफ लगता है कि सरकार ये अपने कदम पीछे नहीं खींचना चाहती है और किसान भी अड़ा है कि वो अभी अपने कदम पीछे नहीं हटाएगा। इसमें सरकार के पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो सुप्रीम कोर्ट के डायलॉग के हिसाब से वो इसको स्थगित करके, ना आप वापस लेते ना आप हटाते, स्थगित करके चर्चा करके, और वो जो गलती की गई कि कानून लाते समय किसी स्टैंडिंग कमेटी में नहीं भेजा गया, किसी विशेषज्ञ समिति से बात नहीं की गई, उस कमी को दूर करते, विशेषज्ञ समिति से बात करते, एक सही निर्णय पर पहुंचते। नहीं तो वो अवसर तो अब भी है ना, अभी कोर्ट का अवसर तो अब भी है, कोर्ट ने अपनी बात अभी खोली कहां है? पता नहीं सरकार इस रास्ते पर क्यों नहीं चल रही है। इस रास्ते पर चले तो किसान की भी जीत होगी, सरकार की भी जीत होगी और एक अच्छा सोल्यूशन आ सकता है। लेकिन ये लंबा खींचता जा रहा है, ये सरकार के लिए चिंता की बात है। दुनिया में हेडलाइन बन रही कि दिल्ली को किसान घेरे हुए हैं। बताइए ये हिंदुस्तान के लिए, नरेंद्र मोदी सरकार के लिए ये क्या कोई सम्मान की बात है कि हमारी इतनी मजबूत सरकार है, इतनी दुनिया में इकबाल है जिस सरकार का, उस सरकार को किसान 31 दिन से घेरे हुए हैं, सरकार हाथ पे हाथ रखी बैठी हुई है। भाटी साहब कब मानोगे? अच्छा कब मानोगे ये बताओ। जी चिंता खुद नरेंद्र मोदी सरकार। मन्नू जी देखो, किसान तो माने बैठा है। किसान की जो मांग है वो सरकार मान ले। जो किसान को कानून पसंद ही नहीं है, सरकार कह रही है तो किसान के लिए कानून लाए, किसान को पसंद नहीं है, तो सरकार को क्या ऐसी इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है जो उसको वापस सरकार नहीं की ले रही तकलीफ ये है कि आजादी से बाद से लेकर अभी तक देश में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं। बहस केवल ये चल रही है हर संकल्प पत्र में, हर राजनीतिक पार्टी के घोषणा पत्र में, एक तो गरीबी की बात होती है, दूसरी किसान की बात होती है। इस देश से गरीबी मिटी नहीं, लगातार बढ़ती जा रही है। इस देश से किसान की जो परेशानी खत्म नहीं हुई, लगातार बढ़ती जा रही है। और खेती अब घाटे का धंधा हो गया है, फायदे का धंधा नहीं हुआ। मैं बात कर रहा हूं बड़े बड़े किसानों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं छोटे मझोले किसानों की बात कर रहा हूं, मैं 2.5 एकड़ से 5 एकड़ के किसानों की बात कर रहा हूं। उनके लिए तो ये घाटे का धंधा है और एक बड़ी संख्या है कि वो अपनी बची खुची जमीन को बेचकर मजदूरी करना पसंद करते हैं। इसलिए सरकार कहती है कि हम एक सुधार चाहते हैं, एक अवसर तो दो, अगर नहीं हो तो हमारी गारंटी। भाटी साहब, जी वो बर्बाद हो जाएंगे, जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, छोटे दुकानदार बर्बाद हो जाएंगे। आप देख लेना, ये किसान आंदोलन जब लोगों को पता लगेगा, जन आंदोलन बदलने वाला है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, जब इसके दुष्परिणाम आने शुरू होंगे तो और परिस्थिति खराब होती चली जाएंगी। तो मेरी सरकार से गुजारिश है आपके चैनल के माध्यम से कि इन कानूनों को वापस ले और किसान भी अपने परिवार के साथ जाकर अपनी खेती कर सके, जिससे उसके गुजारा चलता है। मतलब इससे कम में बात नहीं बनेगी ना, कानून तो वापस ही लेना पड़ेगा। भाटी साहब, इससे कम में कोई बात बननी होती तो 50 लोग हमारे शहीद हो चुके हैं। 50 लोग शहीद हो गए, 31वां दिन हो गया। इससे कम में अगर बात बननी होती तो कब की बन गई होती? निरंजन साहब आप बताइए कैसे बात बनेगी?
किसी को शौक नहीं है। मन्नू जी, मैं कुछ कहना चाहता हूं। देखिए, अफवाह किसको कहते हैं? अफवाह उसी को कहते हैं कि जब आपके इस राष्ट्रीय चैनल पे जब डिबेट शुरू हुई थी तो 32 किसानों की मौत थी, और अब ये डिबेट होते होते भाटी जी ने 50 किसानों की मौत की बात कर दी। 18 किसान तो इस डिबेट के दौरान, इन्होंने इस डिबेट के दौरान नहीं, अभी थोड़ी देर पहले 32 की बात हो रही नहीं, आप आज तक देख लीजिए, समझिए आप, सुनो, आप देख लीजिए, अभी आपने आप आंकड़े निकाल लीजिए। सुनिए भाटी जी, अब मेरी बात सुनिए। सही आंकड़ा बता 4.5 करोड़, 4.5 करोड़ आप करो, 4.5 करोड़ रेडी पटरी वाले रोड पे आ जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। वो आप तर्क बताइए, इसके पीछे तर्क क्या है? तर्क क्या? एक बात तो बताओ। अरे अगर तर्क ये बताने लगे ना, और सरकार इनके तर्क सुनने लगी और उन तर्कों पर फिर चर्चा होने लगी और वार्ता होने लगी, तो 1 साल लग जाएगा निरंजन साहब, हल नहीं निकल पाएगा। भविष्यवाणी ना कीजिए। भविष्यवाणी नहीं कह रहे, ये भविष्यवाणी नहीं है, ये भविष्यवाणी नहीं है। प्रेम जी, आपको बता दो, तर्क देख लीजिए ना, आप तर्क देख लीजिए। इससे ज्यादा तर्क क्या होगा? जब 5-5 हजार बीघे के अडानी पहले ही इतने बड़े वेयर हाउस बना के तैयार कर रहा है, किसान के गले। तालान साहब, 30 सेकंड का टाइम, तालान साहब, अफवाह और तर्क नहीं है, जरा आप तर्क दें। मन्नू जी, आप बता दें। देखिए, तालान साहब से तर्क ले लेते हैं। निरंजन साहब, तालान साहब से तर्क ले लेते हैं। जी, यहाँ तर्क ही होगा, कुतर्क नहीं होगा, बेफिक्र रहिए। हाँ, ऐसा है, जिस बात को अभी हमारे आदरणीय पोद्दार जी कह रहे हैं, उस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि किसानों की जो स्थिति है और किसान क्यों डरे हुए हैं, ये बिल्कुल तर्क हम बताते हैं आपको। देखिए, सर छोटू राम की बात हुई। सर छोटू राम ने कहा था कि देश में जो ये व्यवस्था लागू की भंडारण की, कि भंडारण की एक लिमिट होनी चाहिए। अगर वो लिमिट नहीं रहेगी तो वही पुराना जमींदारी प्रथा चली जाएगी कि किसान को जब जरूरत है या देश को जब अनाज की जरूरत है तो ये लोग अपने गोडाउन से उन रेटों पर अनाज देंगे, क्योंकि ये पहले अपना व्यापार देखे। कोई भी व्यापारी है देश का, वो अपने व्यापार का हित देखता है, उसको जनता से और किसानों से कोई लेना देना नहीं होता है। दूसरी बात रेटों की। देखिए, इस बात की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है कि अच्छा रेट मिलेगा, 1% भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आप जान लीजिए 80% जब छोटा किसान है तो छोटे किसान के पास ना तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है कि अपनी फसल को कहीं दूर ले जाकर बेच सके, उसके पास इतना मार्जिन नहीं है। दूसरी जगह भी रेट की कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ किस रेट में उसका उपज खरीदी जाएगी। तीसरा, अगर वो छोटा किसान अपने छोटे से एक लैंड पे खेती कर रहा है और उसके चारों ओर की खेती कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत किसी व्यापारी के पास चली जाती है, तो ना तो उसको रास्ता मिलेगा वहां जाने के लिए, ना उसको उसके खेत के लिए पानी मिलेगा। इस तरह की व्यावहारिक समस्याएं बहुत आएंगी, जिससे खत्म हो जाएगा। सर तालान साहब, सही कह रहे हो आप जी। तो जिन बातों को लेकर अभी जो शंका की जहां बात की जा रही है, शंका नहीं है, ये सच्चाई है। इसको आप धरातल पे देखिए। निरंजन जी, मुझे लगता है कि शंका कुछ जरूरत से ज्यादा बढ़ती जा रही है। चाह रहा हूं, आज पंजाब के अंदर लगभग 20% जमीन पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है। वो किसान आज खुशहाल है जिनके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है, वो खुशहाल हैं या उनके जो आप बता रहे हो वैसे वो बर्बाद हो गए? अच्छा, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं है। आपके पास आंकड़े हैं तो आप पेश करिए, खाली कह देने से नहीं होता। मेरी बात सुनिए, आपने जो कहीं भी नहीं है, हुई थी, बर्बाद हुआ है किसान जहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुई है। निरंजन साहब, पंजाब के किसान की तो आप बात ही मत कीजिए, वो देश के दूसरे किसानों से एकदम अलग है। पंजाब के किसान की बात मत कीजिए, आप जरा उत्तर प्रदेश के किसानों की स्थिति दे लीजिए, छोटे मझोले। आप जरा बिहार के किसानों की स्थिति पता कर लीजिए, आप जरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमाम ऐसे राज्य, राजस्थान, इन किसानों की स्थिति पता कर लिए जो छोटे किसान हैं, 2.5 एकड़ के, 5 एकड़ की, इनकी आबादी बड़ी है, इनकी संख्या बड़ी है। उन पर कितना असर पड़ने वाला है इस कानून का, इसकी चिंता करनी होगी। वही किसान फांसी लगाता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट खेती की बात कर रहे हो आप, सुनो निरंजन जी, कॉन्ट्रैक्ट पैप्सिको कंपनी ने की थी वहां, आलू का जो था कड़ा बना दिया। इकबाल सिंह जी, आप मानते हैं इस देश में अगर सबसे बड़ी चुनौती किसी के लिए है, इस देश में अगर सबसे बड़ी चुनौती किसी के लिए है, इस देश में अगर सबसे जरूरी कृषि सुधार किसी के लिए है, तो वो छोटे और मझोले किसानों के लिए है?
नहीं, ऐसे मत मानिए। मैं पिछले 10 साल से किसान संगठन में काम कर रहा हूँ, और पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ, धरातल पे ही काम कर रहा हूँ। आपको बता देना चाहता हूँ निरंजन जी, मैं इकबाल जी, अडानी अंबानी का और मोदी के मित्रों की बात आती है, पूंजीपतियों के बारे में। इकबाल जी, सवाल आपसे है। करना जानते, अरे क्यों छोटा किसान नहीं है, जो किसान बड़ा भी है, किसान तो है ही घाटे का सौदा। जब तक प्रोड्यूसर जो है डायरेक्टली कंज्यूमर के पास नहीं जाएगा, ये कहते हैं कि वहां जो हम दूसरे पास जगह नहीं जा रहे। मैं बताता हूं, पंजाब में मेरे पास आइए, एक खेत में 1 एकड़ जमीन में किसान ने 2 लाख रुपए की सब्जी पिछले 3 महीने में पैदा की है, और लेने वाला नोएडा और यहाँ गुड़गांव से गया है खरीदने के लिए। तो बात तो है, जब ये खुलेगी मार्केट, लोग डायरेक्टली खरीदेंगे, व्यापारी बाहर से आएगा और अच्छी इसका आमदन बढ़ सकती है। ये नहीं है कि हम जो कल्पना ही कर ले कि हमने झूठ ही परोसना है। आप देखिए, किलो की फसल है, अगर मेरे पास 3 रुपए किलो खरीद रहे हैं और बाजार में 40 से कम नहीं मिल रहा, क्यों? इसलिए नहीं कि मैं डायरेक्टली कंज्यूमर तक जा ही नहीं पा रहा, और वो ठेकेदारों का 5-6 आदमियों का एक ग्रुप बना हुआ है जो समझता है इनको लूटना है ऑर्चर्ड वालों को। तो अगर कहीं दूसरी कंपनी हमसे सीधा खरीदेगी, हम तो खुशी से देंगे उसको। नावेद जी, कुल मिलाकर यह है कि जो सीधा खरीदार है, सरकार उन खरीदारों को किसान के घर पर, उनके सामने खेत पर खड़ा करना चाहती है कि अब आप खरीद लो, बीच में मुनाफाखोरी नहीं, बीच में दलाली नहीं। नावेद जी, देखिए, किसान जो है वो देश का समझदार है और वो जानता है अच्छी तरह से, और किसान परिवारों के लोग जो हैं वो मेहनत करके किसान ने अपने बच्चों को पढ़ाया है, और आधे ज्यादा जो हैं वो सेना में पहुंच गए हैं, जवान हैं। आप देखिए कि तो ये जवान और किसान की बात हम शुरू से कर रहे थे। किसान को सब मालूम है। आज वही किसान नेता वहां पर बैठे हुए हैं और पूरे देश से किसान पहुंच रहा है दिल्ली, और दिल्ली इसलिए पहुंच रहा है क्योंकि उसे मालूम है कि अगर कॉर्पोरेट फार्मिंग हो गई तो हमारा क्या हश्र होगा। उसे मालूम है कि हम अपनी फसल, अपनी पसंद की चीज नहीं बो पाएंगे, उसे सारी चीज मालूम है। नहीं तो सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है, सरकार अपनी जिद पर है, किसान अपनी जिद पर है, विपक्षी पार्टियों पर आरोप है कि वो उसका माहौल खराब कर रही है। अब क्या करें? सरकार तो देखिए, सरकार तो इसलिए जिद पर अड़ी हुई है क्योंकि सरकार को पूंजीपति, उनके जो मित्र हैं, जो सरकार को इतनी जबरदस्त तरीके से सपोर्ट किया गया है, अब आप देखिए तो वो कैसे फिर उनसे अगर बात हो गई, उनसे वादा हो गया अगर किसी भी चीज का, तो फिर उसके आगे चाहे किसान हो चाहे जवान हो, कुछ नहीं लेना देना सरकार को किसी से। इस सरकार को किसी से कुछ नहीं लेना। ये सरकार को किसी से कुछ नहीं लेना। तालन साहब, ये कह रही है कि आप हमें किसान अगर वोट दे ना दे, क्या करें और क्या ना करें? किसान वोट दे ना दे, वोट तो हम मिल ही जाएगा। वोट सरकार क्यों नहीं समझा पा रही? सरकार के अपने सहयोगी हैं, सरकार उनको नहीं समझा पा रही। मैं बोलना चाह रहा हूँ, सिद्दीकी जी की बात का जवाब दे दे कि सरकार के जो सहयोगी थे, चाहे वो आरएलपी हो चाहे अकाली शिरोमणि दल हो, क्यों छोड़कर गए? आके उन्हीं को समझा लेती सरकार। तो किसानों को तो समझाना बड़ी दूर की बात है। दूसरी बात एक और कहना चाहता हूँ, नावेद भाई, वो तो इनके सहयोगी थे, नावेद भाई, वो तो इनके सहयोगी थे एनडीए के, वो तो एनडीए के सहयोगी थे। नावेद भाई, आप बहुत हनुमान बेनीवाल और मैं ये मानता हूं कि आपको अकाली दल पंजाब में क्यों छोड़ गया? अगर इनके सहयोगी ने छोड़ के जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस कानून में बहुत बड़ा। मन्नू जी, सरकार के मन में खोट नहीं था तो सरकार इतनी सी बात क्यों नहीं समझा पा रही कि एमएसपी पर उसकी फसल खरीदी जाएगी? खरीद कर दिखा दे। अगर सरकार इस बात को क्यों नहीं समझा पा रही है? प्रेम कुमार हमारे साथ मौजूद है। प्रेम कुमार साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि ये शुरू तो हुआ था किसानों का आंदोलन, बड़ा भी हुआ किसानों का आंदोलन, अब ये कहीं धीरे धीरे सियासी आंदोलन मुझे नजर आ रहा है, और विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि बीजेपी इन किसानों को रौंद रही है, और सरकार में बैठी बीजेपी कहती है कि विपक्ष इन किसानों को बरगला रहा है। क्या करें? देखिए मनोज जी, बेसिक बात यह है कि जब इस देश में एमएसपी लागू नहीं हुई थी तब तो यही था ना, पूरे आजादी थी, सारे लोग खरीद लेते जाके घर पर किसानों से, और किसान भी बेच लेता, पूरे देश में आजादी था। लेकिन किसानों को संरक्षण देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जरूरत थी, और वो जरूरत आज खत्म नहीं हुई है। अगर खत्म होती तो टमाटर सड़कों पर नहीं फेंके जाते, टमाटर की एमएसपी नहीं होती है। और 2014 से पहले किसान सारा खुशहाल था।
उसी उन्हीं किसान, देखिए सवाल लीजिए आपका भी मैं सवाल लेता हूं। हरित क्रांति से लेकर के दूध की क्रांति तक जो डेवलपमेंट हुआ है, उसके बाद किसानों की स्थिति में, खेती की स्थिति में ऐसा नहीं है कि बहुत माने बदलाव नहीं आए, बदलाव आए हैं, और लेकिन उस हिसाब से जो उनको लागत का मूल्य मिलना चाहिए उसमें कमी रही है, और उसी कमी को दूर करने का सवाल है। एमएसपी की गारंटी उसको सुरक्षित कर सकती है। इसलिए आप देखिए ना, बीजेपी वाले भी तो बार बार यही कहते हैं एमएसपी नहीं हटेगा। इसका मतलब आप भी एमएसपी को सही मानते हैं। आप एमएसपी को सही मानते हैं तो उसको कानूनी दर्जा एमएसपी सही माना जा रहा है तो उसको कानूनी रूप पहना दीजिए। इकबाल सिंह जी, बड़ा एक यक्ष प्रश्न है जो कि मेरे जहन में है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि जो कृषि है वो राज्य का विषय है, राज्य उसकी नीतियां बनाता है, यहाँ केंद्र ने कानून पास किया, उसका भी अधिकार है, कर सकता है, लेकिन अब विरोध हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर विपक्षी पार्टियों की सरकार है और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी शासित राज्य हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरी सलाह है, ये कोई माने ना माने बात की बात है, हम है कौन, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि राज्य सरकार इसको, कानून तो पास कर दिया है, कानून तो बन चुका है, एक लाइन उसमें जोड़ दे कि जो सरकार इसको लागू करना चाहे वो लागू करे और जो सरकार इसे लागू नहीं करना चाहे वो नहीं लागू करे। तो सीधी सी बात है कि अगर बीजेपी शासित राज्यों में या एनडीए की सरकारों में अगर राम राज्य आ जाता है, किसानों का भला हो जाता है, किसानों की जो आय है वो दुगनी हो जाता है, तो आप तो वैसे ही इनको हरा देंगे। आप पूरे देश की जनता को बता सकते थे कि देखिए ये आपके किसान विरोधी हैं। आपको लगता है? बात यह है जो आप कह रहे हो, बात बिल्कुल ठीक लगती है जी, लेकिन आप ग्राउंड पे आइए। एमएसपी जो है, जो दी जा रही है, जो सरकारी परचेज हो रही है एफसीआई के द्वारा, वो केंद्र सरकार कर रहा है। स्टोरेज हम कर रहे हैं, केंद्र सरकार स्टोरेज कर रही है। बात यह है कि ग्राउंड पे जो स्टेट गवर्नमेंट है, दिल्ली वाली सरकार ने पहले नोटिफाई कर दिया इसलिए कि नोटिफिकेशन जरूरी है। अब उसने बाद में देखा कि ये तो पॉलिटिकली मेरे को पंजाब में सूट नहीं करेगी, तो उन्होंने उसको बिल को पाड़ दिया या एक्ट को पाड़ दिया। अब उसको देखना सोचा भी ये पहले गलत थे कि अब गलत थे। पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने क्या किया, उन एक्टों में अमेंडमेंट कर दी। अगर तुम्हें लगता है कि ये बिल्कुल सही नहीं तो नोटिफाई ना करो, तुम अपने एक्ट बनाओ, खेती को प्रमोट करो, इसमें प्रोसेसिंग यूनिट लगाओ, इसमें स्टोरेज तमाम सारी चीजें हो सकती है। नावेद साहब, मैंने जो कहा, क्या वो संभव है? इससे टकराव खत्म होगा, विवाद खत्म होगा और यह भी बताने का मौका मिलेगा कि हम किसान हितैषी या तुम किसान हितैषी। देखिए, टकराव की बात तब खत्म होगी जब घमंड खत्म होगा, जब गुरूर खत्म। देखिए, जब घमंड खत्म होगा, गुरूर खत्म होगा, तब टकराव भी खत्म हो जाएगा। प्रेम जी, आप क्या कहते हैं? दो इंसानों में घमंड बहुत ज्यादा है। निश्चित रूप से इस बात में तो ये टकराव की तो कोई वजह ही नहीं होनी चाहिए। सरकार एमएसपी का समर्थन कर रही है, बोल रही है एमएसपी होना चाहिए, हम हटाना भी नहीं चाहते। किसान एमएसपी मांग रहे हैं। और जो मंडी है, देखिए बिहार में तो एपीएमसी बहुत पहले खत्म हो गया, वहां तो उसके फायदे दिखने चाहिए थे, लेकिन नहीं दिख रहे। भाटी साहब, आप क्या कहेंगे? अब जैसे कि प्रेम जी बता रहे हैं, जब सरकार कह रही है कि हम एमएसपी को खत्म नहीं कर रहे हैं, तो क्यों नहीं उसका कानून बना देते हैं सरकार? उसका कानून बना दीजिए, किसान भी खुश और आप भी अपना काम करें। आप कानून बना नहीं रहे और आप कह रहे हैं खत्म करेंगे नहीं, तो सीधा सीधा आपके मन में कोई ना कोई शंका है जिससे किसान ही परेशान है। निरंजन साहब, संक्षेप में कोई हल दिखाई देता है, कोई रास्ता? मनोज जी 10 सेकंड फालतू लूंगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये। बार-बार अडानी अंबानी के जो दोस्ती के ऊपर बात की जाती है, इसकी मैं बात बताना चाहता हूं। ये जो नावेद साहब अभी कह रहे थे, बहुत विद्वान आदमी है, लेकिन ये भ्रमित क्यों कर रहे हैं मैं बता दूं। आज आप मुझे बताइए कि अनिल अंबानी को राज्यसभा किसने भेजा था? समाजवादी पॉइंट पर आइए निरंजन साहब, अनिल अंबानी पर पहुंच गए, यही सबसे बड़ी परेशानी है। मैंने कहा कोई रास्ता है, कोई हल है? संक्षेप में जो जमीन दी गई है, क्या मतलब है? ये किसने दिया है? मुद्दा सरकार ने, और इसका आरोप लगाया जा रहा है। किसान को क्या मतलब है? ये आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच में किसान आंदोलन किसानों के तौर पर शुरू हुआ, ये सियासी हो गया। बीजेपी कहती है हमारे नहीं है और विपक्षी पार्टियां कहती है कि हमारे नहीं है। अब किसान किसके हैं? किसान अपने पेट के हैं, क्योंकि वो अन्न पालता है, वो अन्न पैदा करता है, और अन्न पैदा करने के बावजूद भी, अपना पसीना बहाने के बावजूद भी, जब उसे उसकी फसल का दाम नहीं मिलता है तो वो अपने आप को
मौत के हवाले कर देता है। हर सरकार की अपनी अपनी बातें हैं, हर सरकार के अपने अपने दावे हैं और सरकार ये कहती भी है कि हम किसानों की आय को दुगना करना चाहते हैं, लेकिन आजादी के बाद से हुआ नहीं। और अगर कुछ सरकारें इस पर आगे बढ़ना चाहती है तो उसको सियासी करार दिया जाता है। अब करें तो क्या करें, सरकार भी अपनी बात पर अड़ी हुई है और किसान भी अपनी जिद पर। बहुत सारी तमाम मेहमान जो मेरे साथ बने हुए थे उनका शुक्रिया करना चाहता हूं इस परिचर्चा में। उम्मीद हम इसी बात को लेकर करेंगे कि शायद इस रात की कोई सुबह होगी। फिलहाल इंडिया न्यूज के साथ इतना ही।